नमस्ते, वेलकम टू बिजनेस कंप्लायंस गाइड। आज का टॉपिक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप अपने बिजनेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है या फिर कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके बिजनेस को सूट करेगा, क्या बेनिफिट्स हैं जिसके वजह से लोग प्राइवेट लिमिटेड चूज करते हैं और इसका क्या कॉस्ट आएगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जिससे आपका डिसीजन पे इफेक्ट हो। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। जब कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने इंडिविजुअल नाम पर बिजनेस करता है या फिर एक एंटिटी फॉर्म कर लेता है। एग्जाम्पल में हम 3 केसेस लेंगे। केस 1 में मिस्टर एक्स अपने बिजनेस के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलता है, इसका नाम रखेंगे एक्स एंटरप्राइजेस। केस 2 में मिस्टर एक्स के साथ एक और पार्टनर भी है, मिस्टर वाई, इसीलिए दोनों मिलके पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, उसका नाम रखेंगे एक्स वाई एंटरप्राइजेस। और केस 3 में 2 लोग हैं, मिस्टर एम एंड मिस्टर एन, ये दोनों मिलके अपने बिजनेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, इसका नाम रखेंगे एम एन प्राइवेट लिमिटेड। इसके नाम में ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जुड़ा हुआ होता है। तो मिस्टर एक्स उनसे पूछता है, आप भी तो हमारे तरह 2 लोग हैं, तो पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं खोला, डायरेक्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों खोल दिया आपने। यहाँ पर सारे बेनिफिट्स जिसके लिए मिस्टर एम एंड एन ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला था उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कहानी के रूप में, ताकि इन बेनिफिट्स को प्रैक्टिकली समझ सकें। पहला, प्रेफरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स, बिड्स एटसेट्रा। मिस्टर एम एंड मिस्टर एन का बिजनेस ही कुछ ऐसा था जहाँ पे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेना था। उनकी बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म्स एलिजिबल ही नहीं थे। इतना ही नहीं, आगे जाके उन्हें कुछ कॉर्पोरेट से जॉब वर्क्स भी लेना था और वो कॉर्पोरेट्स भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही प्रेफरेंस दे रहे थे। ऐसे केस में अगर मिस्टर एम एंड एन पार्टनरशिप फर्म खोलते तो उनका बिजनेस ही नहीं चलता। इसीलिए शुरुआत में ही टर्नओवर कम होने के बावजूद उन्होंने सीधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चुना। अब आप पूछेंगे कि गवर्नमेंट, बैंक्स या फिर कॉर्पोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं। इसका रीजन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ स्पेशल फीचर्स। पहला है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का अस्तित्व उसके ओनर से बिल्कुल अलग होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, अगर ओनर नहीं रहा यानी कि प्रोप्राइटर नहीं रहा तो फर्म भी बंद हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म में भी अगर किसी पार्टनर का डेथ या रेसिग्नेशन से फर्म आगे बढ़ेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पर। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स के बदलने से कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। कंपनी तभी खत्म हो सकती है जब कंपनी को सही तरीके से डिसॉल्व या फिर स्ट्राइक ऑफ किया जाए। इस फीचर को परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। कंपनी के इस फीचर से कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को क्या फायदा है। मानिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था मिस्टर एक्स को, जिसका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था एम एन प्राइवेट लिमिटेड को। कॉन्ट्रैक्ट पूरा 5 साल के लिए था, लेकिन बीच में ही मिस्टर एक्स का डेथ हो जाता है। प्रोप्राइटर का डेथ यानी फर्म का भी अस्तित्व खत्म। अगर उस काम को कोई और कंटिन्यू करेगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम में करने के लिए फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा। कुछ केस में तो दोबारा बिडिंग प्रोसेस करना पड़ सकता है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट देने वाले का काम बढ़ जाता है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कंपनी के नाम पर होता है। कंपनी का ओनर्स रहे या ना रहे या फिर बदल जाए, तब भी कंपनी रहेगी। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट देने वाले का सरदर्द खत्म, इसीलिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रेफरेंस देते हैं। सेकेंड वन, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए कंपनी के पास सिटीजनशिप का एक राइट छोड़ के बाकी सारे राइट्स होते हैं। मतलब कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने ही नाम पर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा सकती है, लोन ले सकती है, कोर्ट में केस भी फाइल कर सकती है, इत्यादि। कंपनी के डायरेक्टर्स किसी भी ट्रांजैक्शंस पर साइन करते हैं तो वो कंपनी के बिहाफ साइन करते हैं, ना कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से। इसीलिए राइट्स या लायबिलिटीज सब कुछ कंपनी के नाम होता है। यहाँ पर ये भी एक सेफ्टी है कि डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स कंपनी के एसेट्स को अपने घर नहीं ले जा सकते। ये फीचर्स सबके लिए यानी
शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, कंपनी के साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हो जैसे कि कस्टमर्स, क्रेडिटर्स इत्यादि, सबके लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए जहां पर भी बड़े अमाउंट्स के कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा बेनिफिट है लिमिटेड लायबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। लायबिलिटी को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्स एंटरप्राइजेस में मिस्टर एक्स का इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल था 1 लाख रुपीस। ये फर्म कुछ साल चला और जब बंद होने को आया तब फर्म के एसेट्स थे 5 लाख, कैपिटल 1 लाख एंड डेट 10 लाख। फर्म के सारे एसेट्स बेच के कैपिटल को भी मिला के क्रेडिटर्स को देने के लिए फर्म से मिलता है ओनली 6 लाख। बाकी 4 लाख मिस्टर एक्स को अपने पर्सनल अकाउंट से देना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मिस्टर एक्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड था। इसीलिए फर्म का डेट ओनर को अपने पॉकेट से देना पड़ा। कंपनी के केस में मिस्टर एम एंड मिस्टर एन का इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपीस ईच। इनको कंपनी के शेयर्स इशू हुए थे। टोटल 1 लाख रुपीस का कैपिटल था कंपनी का और कंपनी का एसेट था 5 लाख रुपीस का। मिस्टर एम एंड मिस्टर एन का लायबिलिटी यहाँ पर अपने रेस्पेक्टिव शेयर्स का वैल्यू यानी 50,000 रुपीस ईच उतने तक ही लिमिटेड है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स इन्हें ये नहीं बोल सकते हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट से उनका क्रेडिट वापस करे। लेकिन ध्यान रखें, फ्रॉड के केस में ये लागू नहीं होता है। अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो पर्सनल लायबिलिटी भी होती है, बट वो एक अलग केस है और यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेनिफिट्स अंडर स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस कोई इनोवेटिव आइडिया है तो फिर गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। उन सब बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको स्टार्टअप के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है। स्टार्टअप में प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर नहीं हो सकता है। केवल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर LLP ही इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन स्टार्टअप में बाहर से फंडिंग लाना है तो वेंचर कैपिटल कंपनी या फिर सीड इन्वेस्टर्स सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उन्हें उस फंड्स के अगेंस्ट इक्विटी शेयर मिल सके। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर LLP में ऐसा इन्वेस्टमेंट का चांसेस आपको बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर यानी कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था, जैसे कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, सभी इसमें आते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अपने बिजनेस के लिए एक सप्लायर ढूंढ रहे हैं। लोकल एरिया से भी कम रेट में वो मटेरियल आपको दूर का एक स्टेट में मिल रहा है, लेकिन वहां पर कोई जान पहचान नहीं है। ऐसे में आप ऑनलाइन डाटा निकाल के सप्लायर्स का नाम लिस्ट करते हैं। सेपरेटली कहने की जरूरत नहीं है। जब आप उस लिस्ट को देखते हैं तो पहले आपका भरोसा लिमिटेड कंपनियों पर जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल सप्लायर पे, क्योंकि आपको भी पता है सप्लायर्स का बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है और लिमिटेड कंपनी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के अंडर रजिस्टर हो चुका है और आप ये बात MCA के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यही चीज आपके कस्टमर्स के साथ भी होता है। आपके एंटिटी स्ट्रक्चर सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट, सर्विस, प्राइस सब अच्छा है तब बिजनेस तो श्योर है। इस तरह से स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या फिर आपका बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करता है। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सपेंसिव है? हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि कंपनी को लोग एक्सपेंसिव क्यों समझते हैं विद अ कंपैरिजन लिस्ट। उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिएगा कि उसके बेनिफिट्स के अगेंस्ट क्या ये रियली एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है या फिर आपके बिजनेस के लिए सही में वर्दी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन MCA के अंडर होता है और कंपनी को अपना हर काम कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन का खर्चा तो है ही और उसके बाद कंपनीज एक्ट के अंडर जो रेगुलर कंप्लायंस करना होता है उसका एक्सपेंसेस भी होता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी कंप्लायंस है स्टेट या सेंट्रल लॉस के अंडर
सारे एंटिटी स्ट्रक्चर्स को करना पड़ता है। ये बात आपको ये कंपैरिजन लिस्ट से इजीली पता चलेगा। एंटिटी को रजिस्टर करने का खर्चा, प्रोप्राइटरशिप फर्म को सेपरेटली कहीं पे रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये खर्चा यहाँ पे नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में यस रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है और जो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है डीड के लिए वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। फर्दर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्टर कराना चाहते हैं उसका खर्चा भी रहेगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट इशू करना। कंपनीज एक्ट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये खर्चा प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, लेकिन कंपनी में यस है। ट्रेड लाइसेंस, ये कुछ स्टेट में एप्लीकेबल होता है और कुछ स्टेट में नहीं है, क्योंकि ये स्टेट लॉ के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेना ही है, तो उस केस में एंटिटी स्ट्रक्चर कोई भी हो ट्रेड लाइसेंस लेना ही पड़ता है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ये स्टेट लॉ के अंडर आता है और इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एंटिटी स्ट्रक्चर आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपका टर्नओवर एग्जेम्प्टेड लिमिट से एक्सीड हो रहा है तो यहाँ पे आपका एंटिटी स्ट्रक्चर नहीं देखा जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और सारा कंप्लायंस आपको करना ही पड़ता है। लेबर लॉ का कंप्लायंस, यहाँ पर भी आपका एंटिटी स्ट्रक्चर कोई भी हो आपको कंप्लायंस करना ही पड़ता है अगर एप्लीकेबल है तो। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंसेस, जैसे कि अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो FSSAI लाइसेंस, रियल एस्टेट बिजनेस में है तो रेरा रजिस्ट्रेशन या फिर कॉस्मेटिक लाइसेंस एटसेट्रा, ये खर्चा सभी में होता है। रेगुलर कंप्लायंस अंडर कंपनीज एक्ट, ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, ये खर्चे आपको सिर्फ कंपनी में ही होगा। इसके अलावा जो भी खर्चे हैं जैसे कि अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑडिट अंडर इनकम टैक्स, ITR फाइलिंग, ये सारे खर्चे आपको सभी एंटिटी स्ट्रक्चर में होता है। यानी कंपनीज एक्ट के अंडर जो भी कंप्लायंस आ रहा है वही कंपनी के लिए एडिशनल खर्चा है। उसके अलावा बाकी कंप्लायंस का खर्चा जो है सभी एंटिटी स्ट्रक्चर्स को बेयर करना पड़ता है। अगर सारा कंप्लायंस टाइमली किया जाए तो ज्यादा बर्डन नहीं होगा। जैसे आप ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस के लिए कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या CA और CWA का सर्विस भी ले सकते हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सही कंप्लायंस कैसे करें इसका गाइडेंस है, क्योंकि कंटिन्यूअस नॉन कंप्लायंस का कॉस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता है बल्कि कंपनी का रेपुटेशन और एग्जिस्टेंस भी स्टेक पर लग जाता है। अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके बिजनेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहिए या फिर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म ही ठीक रहेगा, तो आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला, आपका बिजनेस क्या है? क्या आपके बिजनेस के पर्पस कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करना रहेगा या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वॉल्व है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें कॉन्ट्रैक्ट देने वाला पर्सन या कंपनी आपके कंपनी स्ट्रक्चर को यानी लिमिटेड कंपनी को प्रेफरेंस दे रहे हैं? अगर हाँ तो राइट टिक कीजिए। सेकेंड वन, आपका बिजनेस का टर्नओवर या एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्या हो सकता है? अगर 10 लाख तक ही है और आप अकेले ओनर हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट के नजर से देखा जाए तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हैं ताकि आप इनकम टैक्स में स्लैब वाइज एग्जेम्पशन पा सकें। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप बिजनेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ट्रायल बेसिस पर? अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्टार्ट किया है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्कुल राइट चॉइस है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो गया होगा। वीडियो और भी लेंदी ना हो, इसीलिए 2 चीज हमने नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया है। वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन का फीस यानी MCA फीस, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा।